है, हम उसको सिर्फ हैगल ही कहेंगे। यस। तो वो तो हमसे पूछ ले, पूरा नाम बताओ, तो वो भी ना बताने वो। हाँ जी। लेकिन यार इस तरह क्या, ना तो एमसीक्यूज आते हैं ना कोई सीन होता है। जी। डॉक्टर मसूद साहब, यू हैव बीन वेटिंग एंड आई हैव बीन वेटिंग टू के नेटवर्क ठीक हो। आज कुछ बेहतर हुआ है। मैंने 3 4 टेस्ट चेक किए थे बट अपलोड ही नहीं हो रहे थे। बट ठीक है। वो बच्चे कह रहे हैं ना कि सर आपने टेस्ट नहीं चेक किया, वो हैव बीन वेटिंग। मैं कहा सर हैव बीन वेटिंग टू, बल्कि हैज बीन वेटिंग टू कि नेट ठीक हो। ये हो गया है। हाँ। इंटरनेट के बड़े इश्यूज थे जी। हाँ जी, आज हम देखेंगे जो कि हम बड़ी दफा पता पूछा भी गया है, हेगेलियन स्पिरिट। कोई इसके बारे में थोड़ा सा, जिसने इसको पढ़ा है यार, ये बताना चाहे जी। वो उस दिन हमने डिस्कस किया था, ये आइडियाज भी हैं, ये सारा कुछ। ये हाँ, ये बड़ा बड़ा ना एक ब्रॉडर है। ये वो स्पिरिट नहीं है जो हमारे अंदर होती है, उस तरह वाला स्पिरिट नहीं है। ये एक बड़ा मल्टी डायमेंशनल सा आइडिया था उसका। हाँ जी। और कोई आप इसके ऊपर रोशनी डालना चाहें एंड वाले बच्चे? और क्या है ये एगिले? बस यहाँ पे ना, प्रीवियस नॉलेज खत्म, अब न्यू स्टार्ट। अच्छा, चलिए लिखना शुरू करें। इसके अंदर आइडिया माइंड लिखें। आइडिया माइंड, और इसके साथ लिखें सोल कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस। और इसके साथ मैंने एक पॉइंट लिखा था रीजन रैशनैलिटी। अच्छा, ये इंडिविजुअल के हिसाब से बताया। यस, रीजन इंडिविजुअल। रीजन के साथ आ गया रैशनैलिटी। बेसिकली इसके अंदर फिलॉसफी में बहुत सिमिलिफाइड थी ना, एक स्टेट की है, फिर एक इंसान का रवैया क्या होना जी चाहिए इसके और हाँ, इसमें ना आगे डिवीजन फिर अभी हम करते हैं। रीजन रैशनैलिटी। अच्छा। और ये कहता है कल्चर सिविलाइजेशन। और इसके साथ फोर्स एनर्जी। ये बच्चों इसने, ये बड़ा एक ब्रॉडर, पहली बात आपने याद रखना है कि ये हमने पहले क्या याद रखा हुआ था, ये आइडिया मतलब जो थ्योरी ऑफ स्पिरिट है उसकी प्लेटो की, उसमें मोस्टली वो आइडिया की बात करता है जी। ये चेयर बनी है, इसके पीछे आइडिया क्या था। ठीक है, इससे आगे नहीं। इसने उसको बहुत ही ब्रॉडर एक में दिया, कहता है ये इट इज आल्सो रिलेटेड टू सोल कॉन्शियसनेस कल्चर सिविलाइजेशन, ये उसको। अच्छा, इसकी अब जो बच्चे ने बात की, इसकी लिखी शाबाश 3 डायमेंशन उसने बताई। 3 डायमेंशन के साथ आप बच्चों लेवल्स भी लिख सकते हैं। इसने ह्यूमन स्पिरिट की 3 डायमेंशंस बताई थी। पहली लिखें इंडिविजुअल। पहला जो लेवल था, ये पहली डायमेंशन थी, वो क्या थी? इंडिविजुअल। सेकंड लिखें ग्रुप या कम्युनिटी। और थर्ड, ये उससे भी आगे जाता है, वो कहता है वर्ल्ड एंड ह्यूमैनिटी। वर्ल्ड या स्लैश में आप लिखते हैं समझने के लिए ह्यूमैनिटी। अब इनको फर्दर फर्दर डिस्कस कर लेते हैं, जिससे ये आइडिया मजीद आपका क्लियर होगा। और ये बच्चों हैगल कह रहा है ना, मैं कह रहा हूँ ना आप कह रहे हैं, हमने भी इसलिए पढ़ना है कि हमने पेपर देना है। ठीक है जी। अच्छा, इसमें लिख ले इंडिविजुअल ह्यूमन माइंड। इंडिविजुअल ह्यूमन माइंड टेस्ट बच्चों, मैंने 3 4 बच्चों के ऑनलाइन वालों के लिए कह रहा हूँ, चेक किए थे, लेकिन वो अपलोड ही नहीं हुए। तो बड़ा डिस्टर्ब रहा है। कल भी इवन इंटरनेट नहीं आ रहा था, हालांकि लाहौर, मैं घर से लाहौर है, मैंने कहा यहाँ तो आएगा ना, वाईफाई चल रहा था या इंटरनेट। तो होपफुली आज कुछ बेहतर था, लेकिन इंशाल्लाह आज कल में मैं आई विल ट्राई माय बेस्ट।
ह्यूमन माइंड, साथ लिखें एजेंसी एंड विल। अच्छा, इंडिविजुअल लेवल पे वो बिल्कुल, जो एक इंडिविजुअल लेवल पे आप कह लें कि विल है, उसको वो कहता है। अब आगे आगे जब इसको कंप्लीट करते हैं, आगे दो तीन लाइनें आएंगी जिससे इंशाल्लाह आपका आइडिया क्लियर होगा। ग्रुप में लिखें कल्चरल सिविलाइजेशन, जो हमने ऊपर ये सारी लिखी है ना, अब उनको हम इन तीनों में डिवाइड कर रहे हैं। ये जो मैंने स्पिरिट का लिखवाया ना, ये सारी टर्मिनोलॉजीज, अब इन टर्मिनोलॉजीज को हम तीनों में डिवाइड कर रहे हैं, तीनों डायमेंशंस में। सबसे पहला लिखें कल्चरल सिविलाइजेशन, यानी वो ग्रुप में आ जाएगी या कम्युनिटी लेवल पे, जो स्पिरिट की बात करता था। आगे लिखें सोशल इंस्टीट्यूशंस, साथ लिखें कस्टम्स प्रैक्टिसेस, सोशल इंस्टीट्यूशंस, कल्चरल कस्टम्स, जो रवायात हैं आपकी, उसके साथ लिखें। फिर आप आते हैं वर्ल्ड पे। वर्ल्ड पे इनमें आ जाता है जी आपका, वर्ल्ड पे वो कहता है कि ये एब्सोल्यूट स्पिरिट है, और इसको वो जोड़ता है किसके साथ? गॉड के साथ। एज वी वर डिस्कसिंग कि ये बहुत ज्यादा रिलीजियस था, एब्सोल्यूट स्पिरिट को वो गॉड से जोड़ता है। यहाँ पे एक लाइन लिख लें, लिखें गॉड्स रियलाइजिंग फाइनल पर्पस ऑफ क्रिएटिंग ह्यूमैनिटी। लिखें गॉड्स गॉड्स रियलाइजिंग फाइनल पर्पस ऑफ क्रिएटिंग ह्यूमैनिटी। गॉड रियलाइजिंग फाइनल पर्पस ऑफ क्रिएटिंग ह्यूमैनिटी, स्लैश दें इस तरह का यहाँ पे। आगे लिखें रैशनैलिटी, कॉमा, सेल्फ कॉन्शियसनेस, रैशनैलिटी कॉमा सेल्फ कॉन्शियसनेस एंड फ्रीडम थ्रू द व्हीकल ऑफ ह्यूमन इंडिविजुअल्स एंड देयर कल्चर्स। फ्रीडम थ्रू द व्हीकल ऑफ ह्यूमन इंडिविजुअल्स, जो हमने पीछे बात की, एंड देयर कल्चर्स, जो कि ग्रुप में हमने बात की। ह्यूमन, हम आए थे ह्यूमन ह्यूमन इंडिविजुअल्स एंड देयर कल्चर्स। यहाँ पे अब प्लीज एक ना स्टार लगा के लाइन लिखें, वो लिखें स्पिरिट कैन मैनिफेस्ट। वो कहता है स्पिरिट कैन मैनिफेस्ट इटसेल्फ एज मैटर, हाँ जी, सब्सटेंस। स्पिरिट कैन मैनिफेस्ट इटसेल्फ एज मैटर, सब्सटेंस, कॉन्शियस सब्जेक्ट्स, बच्चों कॉमन कल्चर, ह्यूमैनिटी। कहता है स्पिरिट इनमें से किसी की भी शेप ले सकता है। दोबारा लिखें, स्पिरिट कैन मैनिफेस्ट इटसेल्फ एज मैटर, सब्सटेंस, कॉन्शियस सब्जेक्ट्स, कॉमन कल्चर एंड ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी उसके साथ कुछ और भी लिखें। आगे एक एक नया लाइन लिखें, छोटी सी, लिखें हिस्ट्री ग्रेजुअल एवोल्यूशन ऑफ स्पिरिट। हाँ, हिस्ट्री के आगे इस तरह की स्लैश लगाएं। हिस्ट्री को वो कैसे इससे जोड़ता है? हिस्ट्री के आगे ना, ये देखें, जिस तरह हिस्ट्री लिख के ना, आगे ये स्लैश लगाएं। हिस्ट्री, आगे लिखें ग्रेजुअल एवोल्यूशन ऑफ स्पिरिट थ्रू डायलैक्टिक प्रोसेस। कहता है हिस्ट्री हमारे सामने क्या है? एवोल्यूशन है स्पिरिट की, किस फॉर्म में? वही थीसिस, एंटीथीसिस एंड सिंथेसिस की फॉर्म में, थ्रू डायलैक्टिक प्रोसेस, जो हमने डिस्कस किया था, जिसमें थीसिस आता है, उसका एक एंटीथीसिस बनता है, देन वो दोनों मिलके एक सिंथेसिस बनाती हैं। एंड वो saw द चेंज ऑफ मोड ऑफ प्रोडक्शन एंड चेंज ऑफ फेज फ्रॉम, फॉर एग्जांपल स्लेव टू द नेक्स्ट, आप कह सकते हैं वो लॉर्डिज्म, और उसके बाद कम्युनिज्म, और देन। अच्छा, अब हम हिस्ट्री को थोड़ा देख लेते हैं ये कैसे एक्सप्लेन करता है। जो मैंने आपको लिखवाया ना, लिखें हिस्ट्री एवोल्यूशन ऑफ स्पिरिट, इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेते हैं। हिस्ट्री एवोल्यूशन ऑफ स्पिरिट। यस, इसके नीचे लिखी एक लाइन, हिस्ट्री ग्रेजुअल एवोल्यूशन ऑफ स्पिरिट, वो हमने मैंने लिखवा दिया है। वही लाइन दोबारा यहाँ लिखेंगे, हिस्ट्री ग्रेजुअल
एवोल्यूशन ऑफ स्पिरिट थ्रू डायलैक्टिक प्रोसेस। वो यहाँ पे लाइन लिखें, शाबाश। देन हम नीचे आते हैं। नीचे सबसे पहले बात करते हैं, वो स्टार्ट करता है, लिखें इन द, हाँ, अर्ली स्टेजेस ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, देन आगे चलते हैं। इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। हाँ जी, क्या हुआ था यहाँ पे? सीड ऑफ फ्रीडम वाज एंटिक्विटी का दौर था जिसमें थर्मोफिलाई बैटल हुआ था 480 बीसी टाइम में, ये हम्म। क्या था? उसके अंदर जो फर्स्ट सीड ऑफ फ्रीडम थी वो डाली गई थी एंटिक्विटी के अंदर। उसके हम्म। बाद फिर सोक्रेटिस ने इंसान को डिपेंडेंटली सोचना सिखाया था। हम्म। उसके बाद एंशियंट रोम को मेंशन करता है, वो उसमें कहते हैं कि एंशियंट रोम ने डीपली रेनफोर्स किया था फ्रीडम को। ठीक है, उसके बाद आप एग्जांपल हम प्रॉपर्टी राइट्स दे सकते हैं। रोम वाज द फर्स्ट सोसाइटी वेरी गुड प्रॉपर्टी डॉक्टर साहब जी। अब ना इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करते हैं, शाबाश। पहले लिखिए इंडिविजुअल, इसके आगे एक लाइन लिखें, इंडिविजुअल के आगे लिखिए पार्शियली डिवेलप्ड फ्री विल। मैं खुद लिख देता हूँ जी, पार्शियली डिवेलप्ड, वो कहता है फ्री विल एजेंसी और लास्ट। जी सरफराज साहब। जी जी, वालेकुम सलाम। उनको कहें कि उनके ना मेहमान आए हैं, तो ऑर्डर जो है ना वो प्रोवाइड इंशाल्लाह सुबह हो जाएंगे, वो क्योंकि वीड आउट पे लगे हुए हैं, स्टाफ वाले हैं। हाँ जी, मैं भी कॉम आया हूँ मेहमानों के पास। जी ठीक। भाई जी, जिस दिन मैं थोड़ा सा इधर उधर हूँ, मेरा पूछ लेते हैं पीछे से। अच्छा, लिखिए पार्शियल डिवाइड फ्री विल, बच्चों एजेंसी एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रीडम। इसको मजीद एक्सप्लोर करते हैं, लिखें। अब उसके बाद हम ग्रुप कम्युनिटी की बात करते हैं, क्योंकि ये तीन डायमेंशन देता है ना स्पिरिट की। उसमें क्या होता है वो लिखें। लिखें कल्चर, कल्चर के बाद बच्चों एक चीज थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन के लिए लिखें ब्रैकेट में, एंड एसोसिएटेड सोशल इंस्टीट्यूशंस। कल्चर के साथ जिसमें फैमिली है, आपके स्कूल है, सारा कुछ, एंड एसोसिएटेड सोशल इंस्टीट्यूशंस। आपकी बच्चों फैमिली भी इसमें आती है, आपके पीयर ग्रुप्स हैं, ये सारे कल्चर के साथ लिखें, एंड एसोसिएटेड सोशल इंस्टीट्यूशंस दैट इनकरेजेस द एक्सरसाइज ऑफ इंटेलेक्ट। लिखें शाबाश, दैट इनकरेजेस द एक्सरसाइज ऑफ इंटेलेक्ट, क्योंकि आप इन्हीं के थ्रू सारा प्रोसेस सीखते हैं, सोशल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू। दैट encourages the exercise of intellect and, यहां तक बच्चों will is only partially developed, कहता है कम्युनिटी तक भी अगर मैं इसको करूं तो वो कहता है will is only partially developed। अच्छा, पहले बच्चों उसने इंडिविजुअल से स्टार्ट किया, थोड़ा सा वो क्या कहता है कि पार्शली डेवलप हुई थी फ्री विल। उसके बाद कल्चरल लेवल पे जिसमें ऑल सोशल इंस्टीट्यूशन, आपकी फैमिली आ जाती है, आपके पीयर ग्रुप्स आ जाते हैं, आपके स्कूल्स, ये जितने सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं उन सब में, लेकिन फिर भी यहाँ तक भी विल जो है वो पार्शली डेवलप होती है। क्यों? अभी एक स्टेज रहती है, वो लिखें, वो है यूनिवर्सल स्पिरिट। और उसको वो क्या नाम देता है? अगर मैं इसी को कंटिन्यू करूं तो यहाँ लिखें यूनिवर्सल स्पिरिट, उसको वो कहता है वर्ड। ठीक है, यहाँ पे एक बड़ी अच्छी लाइन वो कहता है यहाँ पे लिखें ओनली partially realized himself in the human world। partially realized himself in the human world, इसको लिखे, मैं आपको बताता हूँ। partially realized himself in the human world। हाँ बच्चे, इसका क्या मतलब बनता है? ये realized himself in the human world। एग्जैक्टली exactly। ये जो बात हम बाकी मुस्लिम फिलासफर में पढ़ेंगे ना, शेडो ऑफ गॉड वाली, कि जो इंसान है उसको अल्लाह ताला ने यहाँ पे एक पर्पस दे के भेजा है। ये क्योंकि बहुत ज्यादा ये रिलीजियस था,
और था ये प्रोटेस्टेंट ही, क्रिश्चियनिटी से बिलोंग करता था। लेकिन आप कह लें कि वो जो एक 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 हमारा इस्लाम का भी एक बिलीव है कि अल्लाह ताला का जो इंसान है वो नायब है। यहाँ से वो कहता है कि पार्शली रियलाइज्ड हिमसेल्फ इन द ह्यूमन वर्ल्ड, इंसान थोड़ा बहुत अपने आप को समझना शुरू कर देता है कि वो क्यों पैदा हुआ, उसके पैदा होने के पर्पस क्या था। अच्छा, इससे जब अगर इसी को मैं मजीद एक्सप्लोर करूँ आपको समझाने के लिए, तो यहाँ पे लिखें इन द लेटर स्टेजेस ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, इन द लेटर स्टेजेस ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, फिर क्या होता है? सर इसने एक पूरी ना वो भी लिखी थी, इसमें उसने लाइक ये पॉइंट्स को एक्सप्लेन किया था हिस्ट्री की एग्जांपल दे दे के। हाँ जी, वो करने में ज्यादा इजी है लेकिन बहुत समझता है, बिकॉज़ ऐसे ही वर्ड्स उसके लिए वो इसमें भी रट्टा लगाते रहते हैं। वो बच्चों बहुत लेंथी है, इतना टाइम अब आपके पास नहीं है। मैंने कोशिश की थी ब्रीफ से पॉइंट्स बनाने की। इसके नीचे लिखें इंडिविजुअल पावर ऑफ एजेंसी रैशनैलिटी, जो हमने पहले बात की, एंड फ्रीडम फुली रियलाइज्ड। लिखें जो वहां पे बच्चों क्या हो रहा था, आप देख रहे थे हर चीज पार्शियली रियलाइज हो रही थी, शाबाश। यहाँ पे लिखें इंडिविजुअल्स पावर ऑफ एजेंसी रैशनैलिटी एंड फ्रीडम फुली रियलाइज्ड। individuals powers of agency rationality and freedom fully realized। क्योंकि अब ये इंडिविजुअल की बात होगी ना। अगला देखें, अगला क्या था? कल्चर। ये देखें कल्चर। अगला लिखें अ पब्लिक कल्चर दैट इज फुली सपोर्टिव ऑफ इंडिविजुअल इंटेलेक्ट। अब वहां पे हर चीज जो अनकंप्लीट थी यहाँ पे कंप्लीट हो रही है। दोबारा लिखें अ पब्लिक कल्चर दैट इज फुली सपोर्टिव ऑफ इंडिविजुअल इंटेलेक्ट, इंडिविजुअल इंटेलेक्ट। स्लैश में बेशक समझने के लिए लिख लें विल एंड फ्रीडम। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जैसे कॉम्पिटेंट लोग आगे आने शुरू कर दिए, दूसरे लोगों को सैलड करना शुरू कर दिए जो कि हमारी हम सोसाइटी में है। उसको रिलेट कर सकते हैं। किसको? दोबारा मैं लिखवाता हूँ जी। पहला हमने इंडिविजुअल पे बात की, कहते हैं लिखा कि इंडिविजुअल्स पावर ऑफ एजेंसी रैशनैलिटी एंड फ्रीडम फुली रियलाइज। फिर अब इंडिविजुअल से आगे कल्चर या ग्रुप पे जब आते हैं तो हमने लिखा अ पब्लिक कल्चर दैट इज फुली सपोर्टिव ऑफ इंडिविजुअल इंटेलेक्ट। स्लैश में हमने लिखा विल एंड फ्रीडम, वो भी अचीव हुआ। और थर्ड हमारा था, लिखें गॉड्स गॉड अचीव्स a fully realized self consciousness। God's achieved या achieves a fully realized yes self consciousness। क्यों? कैसे? थ्रू द व्हीकल ऑफ ह्यूमन वर्ल्ड, थ्रू द व्हीकल ऑफ ह्यूमन वर्ल्ड। यहाँ पे एक लाइन नीचे नीचे, उससे इंशाल्लाह मजीद चीजें क्लियर होंगी। लिखे कि philosophers कैन नॉट डिडक्ट लॉज। हेगल कहता है philosophers कैन नॉट डिडक्ट लॉज ऑफ हिस्ट्री, philosophers कैन नॉट डिडक्ट लॉज ऑफ हिस्ट्री। वो कहता है दे कैन ओनली reflect upon the present stages of unfolding of history through ages। दोबारा लिखें, कहता है फिलोसफर कैन नॉट डिडक्ट लॉज ऑफ हिस्ट्री, वो इसको डिडक्ट नहीं कर सकते। वो क्या करते हैं? दे कैन ओनली रिफ्लेक्ट upon the present stages of unfolding of history through ages। अनफोल्डिंग हिस्ट्री थ्रू एजेस। एक और लाइन साथ लिखे हैं, कहता है देन जो प्रशियन स्टेट थी, जो उसने कहा था एक बेस्ट स्टेट है, क्योंकि उस टाइम जर्मनी कुछ स्टेट की फॉर्म में नहीं था, बड़ा ही शाबाश अनइक्वल साइज में डिवाइडेड था। और यस, उसमें जो प्रशियन स्टेट थी, वो कहता है देन द प्रशियन स्टेट रिप्रेजेंटेड हाईएस्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, देन द प्रशियन स्टेज रिप्रेजेंटेड हाईएस्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्पिरिट। इस स्पिरिट को आप वुमेन कॉन्शियसनेस से भी कह सकते हैं। जी दोबारा लिखें, शाबाश लिखें। देन द, वो कहता है देन द प्रशियन स्टेट रिप्रेजेंटेटेड हाईएस्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्पिरिट, स्लैश में लिखें एंड ऑफ हिस्ट्री। यस,
यहाँ पे एक लास्ट इसका रह गया, हैगल थ्योरी ऑफ राइट्स। राइट्स। ये काफी थोड़ा सा से इंस्पायर्ड था या एडमायर्ड करता था हल्का सा मैटर को। एक सेकंड, मेरे ऑफिस में ना। अच्छा, हैगर थ्योरी ऑफ राइट्स में शाबाश लिखें जल्दी से। कहता है, ये क्या कहता था, राइट्स इंप्लॉयज ड्यूटीज। राइट्स, यहाँ से शुरू करते हैं। राइट्स इंप्लॉयज ड्यूटीज, परमिशंस, उसके साथ ये वर्ड लिखता है प्रोहिबिशंस, यानी इजाजत देना और रुक जाना। साथ लिखें प्रिंसिपल्स, विर्च्यू, फ्रीडम। अच्छा, आगे लिखें सिस्टम ऑफ राइट्स। नेक्स्ट पॉइंट लिखें सिस्टम ऑफ राइट्स, उसके साथ लिखें रिप्रेजेंट्स अ आर्याम ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम। ये इंडिविजुअल के बजाय एक और लफ्ज बड़ा अच्छा आएगा, वो है एक्चुअलाइज्ड फ्रीडम। अच्छा, ये एक लाइन। उसके नीचे लिखें, ये कहता है कि नो राइट इन इट्स नैरो सेंस, नो राइट इन इट्स नैरो सेंस बट एंटायर नॉर्मेटिव डोमेन, जिसमें वो कहता है ड्यूटीज, ऑब्लिगेशंस, प्रोहिबिशंस। दोबारा लिखें, नो राइट्स, वो कहता है कोई भी राइट, इन इट्स नैरो डोमेन सेंस, फिर वो कहता है बट द एंटायर नॉर्मेटिव डोमेन, जिसमें वो सारी बातें करता है, जिसमें वो कहता है ड्यूटीज भी की बात करता है, प्रोहिबिशंस बच्चों, उसके बाद वो बात करता है परमिशंस की, प्रिंसिपल्स, विर्चूज एंड सो ऑन। यहाँ पे वो आपको थोड़ी सी मजीद समझ आई, वो कहता है लिखें ही लिंक्स राइट्स टू रैशनैलिटी, ही लिंक्स राइट्स टू रैशनैलिटी एंड फ्रीडम। ही लिंक्स राइट्स, जो हकूक की बात करता है, ही लिंक्स राइट्स टू रैशनैलिटी एंड फ्रीडम। फिर वो कहता है समथिंग इन्वॉल्विंग राइट, वो कहता है कि समथिंग, अगला पॉइंट है, हाँ, समथिंग इन्वॉल्विंग राइट, कोई ऐसी चीज जिसमें कोई राइट इन्वॉल्व हो, इम्प्लॉयज दैट, कहता है इट इज ग्राउंड ऑफ ड्यूटी, यानी कहता है राइट ड्यूटीज बोथ आर रिलेटेड टू ईच अदर। समथिंग इन्वॉल्विंग राइट implies that it is the ground of a duty, मतलब कि दोनों अगर कहीं पर राइट है तो उसके मुकाबले में ड्यूटी भी है। अब हम थोड़ा सा इसको लो चार्ट से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ लिखें इसको ऐसे, हैगल इज प्रोपोनेंट ऑफ पॉजिटिव फ्रीडम और नेगेटिव। So he sort of like in the middle. He doesn't, he believes कि ज़्यादा ह्यूमन फ्रीडम दी जाएगी तो वो नेगेटिव होगी। So हाँ, पॉजिटिव वही फ्रीडम जो एक खाता किसी को हार्म ना करे, तो ये पॉजिटिव फ्रीडम के हक में था, नॉट नेगेटिव। पॉजिटिव फ्रीडम मतलब जहाँ पे कुछ अगर राइट्स हैं तो कुछ ड्यूटीज भी हैं, मतलब कि बिल्कुल ये नहीं हो सकता। यहाँ पे वो एक इसको डिफाइन भी करता है, कहता है बीइंग फ्री मींस, बीइंग फ्री, यहाँ पे लिख लें, कहता है बीइंग फ्री मींस एक्टिंग, बीइंग फ्री मींस एक्टिंग अकॉर्डिंग टू प्रेस्क्राइब्ड, बीइंग फ्री मींस एक्टिंग अकॉर्डिंग टू
प्रेस्क्राइब्ड गोल्स बाय रीजन। सर वो कहता है फ्री का ये मतलब है कि आप उसके अकॉर्डिंग चलें। जी प्लीज। तो इक्वली के बारे में ये भी लिख सकते हैं ना कि ही वाज द ओनली फिलोसफर जो कि अपनी ही फिलोसफी से कॉन्ट्रडिक्ट करता था। यस। जहाँ पे ये इंडिविजुअल फ्रीडम और कंसाइंस की बात करते थे, एट द सेम टाइम स्टेट को लेके ही वाज लाइक स्टेट इज सुप्रीम और जो इंडिविजुअल है तो स्टेट के हिसाब से चल रहा हाँ है। जी। एंड अनलाइक मैकियावेली, लेकिन टू सम एक्सटेंट लाइक मैकियावेली, ही वाज आल्सो द प्रोपोनेंट के जो स्टेट है ना उसके अंदर रह के the state can do no wrong. It has to do that everything is for the collective good of the society. हाँ, ये चीज आप इसके बिल्कुल लिख सकते हैं किसमें, क्रिटिसिज्म में। अच्छा, फ्रीडम की अगे ना दो आपको टाइप्स भी करवानी है। पहला लिखें इसकी डायमेंशन, वो कहता है ऊपर लिखें सब्जेक्टिव डायमेंशन। सब्जेक्टिव डायमेंशन इसको भी देखते हैं, फिलहाल आप सिर्फ इसकी एक हेडिंग दें। साथ लिखें ऑब्जेक्टिव डायमेंशन। फ्रीडम की बच्चों ये दो डायमेंशंस कहता है। अभी फ्रीडम राइट्स की, सॉरी, राइट्स के अंदर जो ये फ्रीडम की बात करता है उसमें दो डायमेंशंस की बात करता है, एक सब्जेक्टिव और एक ऑब्जेक्टिव। अब सब्जेक्टिव क्या है, जो हम कहते हैं यार ये तो सब्जेक्टिव मैटर है। अक्सर आप लोग क्लास में डिस्कस कर रहे होते हैं, यार ये तो नहीं पूछना चाहिए कि मैं फॉर एग्जांपल मी टू मूवमेंट के बारे में क्या कर दिया, ये तो सब्जेक्टिव बात हुई ना। ये तो इस पे लिखें वन शुड बी फ्री टू डिसाइड upon one's goal। वन शुड बी फ्री टू डिसाइड upon goals। भाई किसके जो गोल्स हैं वो उसके बारे में डिसाइड करने में आज़ाद होना चाहिए, ये किसकी सब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव लिखें वन गोल्स, किसी के जो गोल्स हैं शुड बी प्रेस्क्राइब्ड बाय रीजन। और कहते हैं उसकी कोई ना कोई रीजन, अब लिखें वंस गोल्स शुड बी प्रेस्क्राइब्ड बाय रीजन। कहता है जो जो भी आपके गोल्स हैं वो किसी रीजन के वजह से होने चाहिए, और ये रीजन किस में आता है, उसकी स्पिरिट में, उसका एक पार्ट है। कहता है कोई भी आपके गोल्स हैं वो अपने किसी रीजन को माइंड में रख के ही बनाने हैं। कोई उनके पीछे रैशनैलिटी होनी चाहिए, कोई उसके पीछे एक वैलिड आर्गूमेंट होना चाहिए। आगे इसमें चलें जी, इसको मजीद इसको जल्दी से लिखें। आगे लिखें हेगेलियन थ्योरी ऑफ राइट्स। एक और फ्लो चार्ट से इसको समझने की कोशिश करते हैं। उसमें हम थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस तीनों बनाते हैं। लिखें हेगेलियन थ्योरी ऑफ राइट्स। इसके हम तीन डोमेन बना लेते हैं। पहली में लिखें शाबाश एब्स्ट्रैक्ट राइट। नीचे इसकी एक्सप्लेनेशन में लिखें वर्ल्ड ऑफ पर्संस फ्री पर्सनैलिटी। वर्ल्ड ऑफ पर्संस बच्चों फ्री पर्सनैलिटी। थर्ड लिखें नेगेटिव राइट। इसको कहता है कि ये एक नेगेटिव राइट है। इसके साथ ये भी कहता है नॉट ट्रू फ्रीडम। और इन चारों पॉइंट्स को वो जोड़ता है। एंड पे लिखें थीसिस से। आप इस पॉइंट को जब लिख रहे हैं तो आप जहन में बेशक स्लेव डायनेस्टी ले आए, बेशक आप बच्चों कम्युनिज्म में यहाँ पे आप रख लें कि थीसिस में क्या था, जब स्लेव डायनेस्टी थी तो स्लेव के पास ना ट्रू फ्रीडम थी, ना कोई राइट थे उस तरह, पॉजिटिव नेगेटिव ही राइट्स थे। उस तरह से फ्री पर्सनैलिटी भी नहीं थी। फ्री पर्सनैलिटी उसी तरह थी जब तक आप मालिक का हुक्म मार रहे हैं। जी इसमें सर स्लेव जो है वो उसमें आएगा, एंटीथेसिस के अंदर आएगा इससे, लेकिन इसके अंदर मेरे ख्याल से वो आएगा, क्या कहते हैं, टू मच फ्रीडम हो जाती है तो इंसान जो होता है वो हर चीज जो करना चाहे वो करना शुरू कर देता हाँ है, वो थीसिस, पॉजिटिव वो बनता
हाँ वो अब आगे बनाते हैं, फिर इनको दोनों को लिंक करते हैं। अगला लिखिए बच्चों, मोरालिटी। मैं एक मिनट, अब इसको लिंक कर लेते हैं। अब इसमें जब एंटीथेसिस बनाते हैं तो लिखें वर्ल्ड ऑफ मॉरल सब्जेक्ट्स। अच्छा, सेकंड पॉइंट लिखें फ्री सब्जेक्ट सब्जेक्टिविटी। थर्ड पॉइंट लिखें सेल्फ मास्टरी मॉरल कॉन्शियस, मास्टरी मॉरल कॉन्शियस या कॉन्शियसनेस, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और लास्ट पॉइंट लिखें सब्जेक्टिव फ्रीडम, जो किसी रीजन के अराउंड होगा या जिसमें हर कोई आज़ाद होगा। हमने पीछे लिखा कि अपनी विल को लेके। इसके नीचे आप इसको लिख लें, दैट इज एंटीथेसिस। अब बच्चे इसको रिलेट करवाएं, आप कैसे कह रहे थे। इसको वो एंटीथेसिस के अंदर लेके आता है, ये थीसिस। अब इन तीनों से भी कनेक्ट करना है ना इसको, क्योंकि डायलेक्टिव प्रोसेस वो कहता है हिस्ट्री है ही क्या, डायलेक्टिव प्रोसेस है। हाँ जी, अब देखें जरा दोनों को और अब रिलेट करवाएं जो आप कह रहे थे। एक तो इसमें हम मेंशन कर सकते हैं जब दोनों की आपस में एंटीथेसिस और एंटीथेसिस का क्लैश होता है, यस, तो बिल्कुल दोनों आपस में अलग अलग हैं, सेपरेट हैं। origination of law because you have to maintain a balance. So the purpose of synthesis is always to maintain an equilibrium between both. हाँ जी, जब Purposes. जब क्लैश आएगा, जब आपने देखा था, जब वो एक 100 ऑफ ईयर्स के बाद जब उनकी बस हो जाती थी, तो फिर वो क्या करते थे, एक स्ट्रगल आती थी, क्लास स्ट्रगल, एक कॉन्फ्लिक्ट आता था जिसकी वजह से इसमें थीसिस का एंटीथेसिस बन। Churchill और के पास में मेंशन किया था कि 100 साल जंगें लड़ने के बाद वो इतना थक गए थे, उन्होंने कहा कि we should sue for peace. This sue for peace, they went for a better society कि दोबारा नई जंग लड़ पड़े, पूरा मदद की। ठीक है, अगला पॉइंट लिखें, यहां से चीजें क्लियर होंगी, एथिकल लाइफ। अच्छा, पहले में लिखें फैमिली, सिविल सोसाइटी, स्टेट। यहाँ पे लिखें सबसे पहला पॉइंट कम्युनिटी ऑफ मेंबर्स, क्योंकि स्टेट की बात हो रही है तो कम्युनिटी आएगी जी। एक पॉइंट ये लिखें। सेकंड लिख लें जी एथिकल इंस्टीट्यूशंस, क्योंकि स्टेट का वजूद आ गया तो एथिकल इंस्टीट्यूशंस। आगे स्फेयर ऑफ विर्चू, एथिकल लाइफ के नीचे लिखें बच्चों कम्युनिटी ऑफ मेंबर्स, एथिकल इंस्टीट्यूशंस, स्फेयर ऑफ विर्चू। यहाँ पे लिखें गाइडेड बाय हर सेल्फ। जी एक मिनट मैं समझाता हूँ, आप पॉइंट लिखें मैं समझाता हूँ उसको। गाइडेड बाय हर सेल्फ, और यहाँ पे लिखें रैशनल गुड सिटीजन्स। यहाँ पे लिखें शाबाश, रैशनल गुड सिटीजन्स। ये स्फीयर ऑफ विर्चू, विर्चू अच्छाई की बात कर रहा है। आगे लिखें ऑब्जेक्टिव फ्रीडम, और इसके नीचे लिख लें दैट इज सिंथेसिस। मैं भी आपको समझाता हूँ जी, दोबारा जल्दी से रिपीट करवाता हूँ। कम्युनिटी ऑफ मेंबर्स, एथिकल इंस्टीट्यूशंस, स्फीयर ऑफ विर्चू, गाइडेड बाय हर सेल्फ, रैशनल गुड सिटीजन्स और ऑब्जेक्टिव फ्रीडम। और यहाँ पे फिर जब इन दोनों का क्लैश बनता है तुम्हारे पास स्टेट की फॉर्म में, यानी एक न्यू चीज की फॉर्म में, एक उसका दोनों के क्लैश से बनता है सिंथेसिस, जहाँ पे ये सारी चीजें होती हैं। आपके पास फैमिली उसके अंदर शामिल है, आपकी सिविल सोसाइटी है, और ये सारे एथिकल लाइफ के अंदर वो लेके आता है चीज़ों को। फैमिली को भी वो कहते हैं दे आर फैमिली एज एन इंस्टीट्यूशन। एज इंस्टीट्यूशन कौन सा है, सोशल इंस्टीट्यूशन इज पार्ट ऑफ दैट एथिकल लाइफ। उसमें सिविल सोसाइटी, फैमिली से अगर थोड़ा सा और बढ़े, जिसमें 100 ऑफ फैमिलीज हों, वो सिविल सोसाइटी है। जिसमें थाउजेंड्स ऑफ सिविल सोसाइटीज हों, वो एक स्टेट बनती है। उसके अंदर वो सारे इन पॉइंट्स को बात करता है, कम्युनिटी ऑफ मेंबर्स। उसमें कह रहा है कि सब्जेक्टिव नहीं, ऑब्जेक्टिव फ्रीडम भी है। ठीक है, तो कि हर कोई एक
एक लिमिट के अंदर रह के उसको एक फ्रीडम हासिल है, और ये था हमेशा ही पॉजिटिव फ्रीडम के अंदर, ये उसकी फेवर में था। कुछ स्टेजेस पे ये कहते हैं नेगेटिव फ्रीडम होती है, लेकिन ये ओवरऑल किसकी फेवर में था? शाबाश जी, प्लीज, पॉजिटिव फ्रीडम की फेवर में। जैसे स्टेट ऑफ नेचर के हमने डिस्कशंस किए प्रीवियस के अंदर, इसके अंदर वो मेंशन करते हैं कि स्टेट ऑफ नेचर के अंदर जो है हर बंदा जो है वो अपने राइट्स को इस तरह प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है कि अगले की जो राइट्स है वो हिंडर होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है। सो टू कर्व दैट थिंग स्टेट इज रिक्वायर्ड, ताकि हर बंदा जो है वो पॉजिटिव राइट्स करे, ताकि उसको आजादी हो, लेकिन वो अगले की आजादी पे उसको ना डिग्रेड करे। हाँ जी, एक चीज और आपको करवानी है जो कि आपको नजर आएगी। अब लिखिए, व्हाट वर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट बाय हेगल। वो जो जिस तरह की स्टेट चाहता था, उस स्टेट की करेक्टरिस्टिक्स किस तरह की हैं? करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट बाय हेगल। ये कुछ के कॉन्स्टिट्यूशन का पीरियड। हाँ जी, वो ना अभी थोड़े से पॉइंट्स मैंने नोट किए थे ऑफ स्टेट बाय हेगल। पहला लिखें, स्टेट इज अ मैग्निफाइड इंडिविजुअल। बल्कि नहीं, इसको लिखे स्टेट इज सुपर ऑर्गेनिज्म। इसको मजीद करते हैं, स्टेट इज सुपर ऑर्गेनिज्म। सुपर ऑर्गेनिज्म मतलब मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ। गॉड ऑन अर्थ मतलब बच्चों, ये स्टेट को बहुत ज्यादा पावर्स देने के हक में था। ये कहता था स्टेट ऐसे ही है जैसे अल्लाह जो है ना वो जमीन पे उतर आया हो। उसकी जब पावर्स की बात की जाती है, उसको एक सुपर ऑर्गेनिज्म कहता था। मतलब कि उसको बहुत ज्यादा मैग्नीफाइड और बहुत ज्यादा एक पावरफुल चीज कंसिडर करता था स्टेट को। अगला पॉइंट लिखें, ये कहता था स्टेट इज नेचुरल। आपको याद होगा, हमने हाउस पढ़ा, लॉक पढ़ा, हर जगह आपने देखा था। शाबाश, ये कहता है स्टेट इज नेचुरल। अच्छा, इसके एक्सप्लेनेशन में लिखें, हैगल रिजेक्ट सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। हैगल रिजेक्ट्स, शाबाश, ये उसको रिजेक्ट करता है। जी, फिर ये क्या कहता है? ये कहता है स्टेट इज प्रोडक्ट ऑफ लॉन्ग एवोल्यूशन, जो कि थीसिस एंटीथीसिस या स्टेजेस बाय स्टेजेस आता है। स्टेट इज प्रोडक्ट ऑफ लॉन्ग एवोल्यूशन, और ये किस तरह आता है? डायलेक्टिक प्रोसेस के थ्रू, जिसमें थीसिस एंटीथीसिस। अगला वो कहता है स्टेट इज सोवराइन एंड सुप्रीम। स्टेट इज सोवराइन एंड सुप्रीम। फिर वो कहता है स्टेट इज एंड। स्टेट इज एंड। और कुछ क्या कहते थे? स्टेट इज मीन्स टू एन एंड। यहाँ पे लिखें, किया गया है। ये कहता है स्टेट इज एंड, यहाँ पे लिखें, आप लिखें, ये कहता था इंडिविजुअल इज सबऑर्डिनेट टू स्टेट। जो इंडिविजुअल है, कोई भी बंदा, इज सबऑर्डिनेट, वो स्टेट का सबऑर्डिनेट है। सबऑर्डिनेट टू स्टेट मतलब अगर इंडिविजुअल और स्टेट के दरमियान, और यहाँ पे अगर हम बात करें कार्ल मार्क्स की, तो वो क्या कहता था? वो तो स्टेटलेस सोसाइटी की बात करता था। वो कहता था स्टेट है ही बेसिकली पार्ट ऑफ सुपर स्ट्रक्चर, और उसको डिजाइन किस किया गया है कि बंदे को क्लासेस में डिवाइड करके रखे, या मालक को ऊपर रखे और वर्क। हाँ जी, वो इंडिविजुअल की बात करता था। ये कहता था नहीं, इंडिविजुअल इज सबऑर्डिनेट टू द स्टेट। एक और पॉइंट लिखें, ये कहता था ट्रू फ्रीडम मीन्स, बड़ी प्यारी लाइन बोलता है, कहता है ट्रू फ्रीडम मीन्स सबऑर्डिनेट टू, या सबऑर्डिनेशन टू द डिक्टेट्स ऑफ स्टेट। ये कहता था ट्रू फ्रीडम मीन्स सबऑर्डिनेशन टू डिक्टेशन ऑफ स्टेट। फ्रीडम ट्रू है ये जब आप स्टेट की सबऑर्डिनेशन में चले जाएं। ट्रू फ्रीडम मीन्स सबऑर्डिनेशन टू द डिक्टेशन ऑफ स्टेट। फिर वो कहता है स्टेट इज एब्सोल्यूट एंड इनफेलिबल। एंड इनफेलिबल। फिर वो बात करता है स्टेट इज हाईएस्ट सोशल इंस्टीट्यूशन।
ये ना सारे कोटेशन फॉर्म में पूछ लेता है। स्टेट इज हाईएस्ट सोशल इंस्टीट्यूशन। कुछ क्रिटिसिज्म इसके ऊपर लिख लें, कुछ आप पॉइंट पे ढूंढिएगा जो कि सीधे सीधे हैं। पहला बात जो अब अभी हमने की, हैगल स्टेट इज एब्सोल्यूट, कि उसकी जो पावर्स दी गई हैं क्रिटिसिज्म में लिखें। पहला पॉइंट, हैगल की जो स्टेट है आपने सामने देख रहे हैं उसको, शाबाश, उसको बहुत ज्यादा पावरफुल दिखाया गया है, जिसमें इंडिविजुअल लिबर्टी को भी सैक्रिफाइस किया गया है। लिखें हैगल स्टेट इज एब्सोल्यूट। अगला पॉइंट लिखें स्टेट इज एन एंड। ये भी एक इटसेल्फ क्रिटिसिज्म है। और आप वाली बात की इस चीज को ज्यादा प्रमोट किया गया, स्टेट इज मीन्स टू एन एंड। फॉर एग्जाम्पल, यस, कि आप अगर फ्रीडम है तो आप स्टेट उसको प्रमोट करें, तो स्टेट इज एन एंड इज अनदर कंट्रडिक्टरी। आगे लिखें जिसका व्यू ऑफ लिबर्टी है वो भी आजकल के उसमें रॉन्ग, व्यू ऑफ लिबर्टी इज रॉन्ग। चौथा पॉइंट लिखें हैगल वाज अगेंस्ट डेमोक्रेसी एंड पीपल्स राइट्स। हैगल वाज अगेंस्ट डेमोक्रेसी एंड पीपल्स राइट्स। इसके अंदर एग्जाम्पल सारे वो भी लिख सकते हैं कि रेन ऑफ टेरर जो हुआ था फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम के अंदर, ही एक्चुअली डिफेंडेड इट, उसने इसको क्रिटिसाइज नहीं किया, नहीं किया था, जरूरत की सर काटने की जरूरत को काट दो। काटता है। जी, ही वाज अगेंस्ट डेमोक्रेसी एंड पीपल्स राइट्स। बाकी आखिरी पॉइंट लिखें इट इज रॉन्ग परसेप्शन दैट स्टेट इज इनफेलेबल। अगर वो लोगों का नहीं, नेट इशू हो गया जी। अगला लिखें स्टेट इज, दैट स्टेट इज इनफेलेबल। आपने यहाँ पे नोट किया जब हम एथिकल की बात कर रहे थे, आप लिखें देर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन स्टेट एंड सोसाइटी। उसने इंटरमिंगल कर दिया एथिकल लाइफ में आके, जब हम राइट्स की थ्योरी को देख रहे थे। देर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन स्टेट एंड सोसाइटी। अच्छा एक सेकंड। हाँ जी, कुछ रेलेवेंस भी है इसकी, दो तीन पॉइंट देख लेते हैं। लिखें रेलेवेंस इसकी आजकल, या मॉडर्न डे रेलेवेंस बेशक लिख लें या वैसे रेलेवेंस लिख लें। तो बच्चों पहला लिखें डायलैक्टिक मेथड टू स्टडी हिस्ट्री। ये इसका रेलेवेंट है आज भी। हमारे सबसे बड़ी इसकी ये है चेंज टू, थीसिस जो हम इस्तेमाल करते हैं जो अभी भी करते हैं वो रेलेवेंट है। रिसर्च पेपर्स में। शाबाश, तो लिखें डायलैक्टिक मेथड टू स्टडी, इसी आज भी रेलेवेंट है। आगे लिखें एवोल्यूशनरी ग्रोथ ऑफ स्टेट, इसका जो पॉइंट था वो भी रेलेवेंट है। एवोल्यूशनरी ग्रोथ ऑफ स्टेट, यानी ये कहता था कि कोई एग्रीमेंट वगैरह नहीं हुआ, स्टेट एक नेचुरल इंस्टीट्यूशन है जो विद एवोल्यूशन उसका वजूद आया। ये पॉइंट इसका आज भी रेलेवेंट है, एवोल्यूशनरी नेचर ऑफ स्टेट। बाकी बच्चों थर्ड पॉइंट सोवरेनिटी ऑफ स्टेट की जो बात इसने यहाँ पे की है, ये आज भी रेलेवेंट है, लेकिन उसकी पावर्स अब बेशक एब्सोल्यूट के नाम। हाँ, थर्ड पॉइंट सोवरेनिटी ऑफ स्टेट वो आज भी रेलेवेंट है। बाकी स्टेट एज हाईएस्ट सोशल इंस्टीट्यूशन, ये भी पॉइंट आज भी रेलेवेंट है। स्टेट इज हाईएस्ट सोशल इंस्टीट्यूशन, ये पॉइंट आज भी रेलेवेंट है। आज के हमारे जो आखिरी दो फिलोसफर हैं जिनको हम कंपैरिजन भी करेंगे, वो है जे.एस. मिल एंड जेरेमी बेंथम, यूटिलिटेरियन जो फिलोसफर्स हैं दोनों। उसके बाद हम नेक्स्ट कल हम मुस्लिम दो पढ़ेंगे, अल फराबी अल गजाली। मुस्लिम आपके पांच इंपॉर्टेंट हैं, अल फराबी, अल गजाली, अल मवारदी, इब्न खल्दून, और अल्लामा इकबाल। इससे बाहर वो नहीं जाता, अमूमन इसी में से सवाल आता है। और आपके तीन क्वेश्चंस आपको पता है इनमें से आते हैं। नहीं आया, लेकिन हमने इसका, हाँ
हाँ जी, तो इसके ऊपर आ जाता होता है, तो सर ने कहा था ये दोनों करने हैं, तो इसको इंशाल्लाह जल्दी से देख लेते हैं। कोई ना, इसकी थ्योरी में ये हैगल तो इतना है कि ये ना पढ़ाने वाले को आज तक समझ आया ना पढ़ने वाले को। चलो कार्ल मार्क्स फिर भी मैं कोशिश करता हूँ, फिर भी समझा लेता हूँ। लेकिन हैगल जो है ना, ये ये दिमाग से जो है ना, दिमाग की बत्ती गुल करने वाली बात है। अच्छा जी, पहले हम जेएस मिल। अच्छा, ये ना बड़े सिंपल फिलोसफर हैं, इसमें कोई ऐसा इन दोनों के डिफरेंसेस मैं आपको करवा दूंगा, यानी दो। जी, जॉन स्टुअर्ट मिल इसका नाम है, हाँ। हाँ, जॉन स्टुअर्ट मिल। तो जैसे एम एस धोनी, वैसे हम। अच्छा, तो इनके दोनों का जो व्यूज है ना, वो यूटिलिटेरियनिज्म के ऊपर। इसको थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ बच्चों। सिंपल है, यूटिलिटी हर चीज जिसकी कोई फायदा है जी। लिबर्टी के ऊपर भी है, लेकिन जो वो इतना मैं वही कह रहा हूँ, इसका जो कंसेप्ट समझने वाला है ना, वो यूटिलिटेरियनिज्म है। और इसी के ऊपर क्वेश्चन भी आता है कि इसका बेंथम से क्या फर्क है। एक एमसीक्यूज लिखे हैं, हु इज द फादर ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म, दैट इज जेरेमी बेंथम। मैं पेपर चेक कर रहा था, हर बच्चे ने गलत किया हुआ था। मिल नहीं है, फादर ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म इज जेरेमी बेंथम। जी, यूटिलिटेरियनिज्म, यस। और यूटिलिटेरियनिज्म का आपको बता रहा था बच्चों, सिंपल अगर मैं कहूँ तो प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी। जैसे ये अगर मार्कर है, अगर इसका कोई फायदा है देन वेल एंड गुड। और यूटिलिटी ये होगा यूटिलिटी यानी अफादियत। यूटिलिटी का प्रिंसिपल ये है कि किस चीज की आप उस तरह इंपॉर्टेंस दे जो जिसका फायदा हो। कभी इस तरह से मुश्किल नहीं पूछा गया। हाँ जी। लीगल वाहिद मैथ्स की फिलॉसफी के अंदर आपको डेवलप करने की जरूरत भी नहीं है। ज्यादा नहीं, सिर्फ फिलहाल बच्चों, अब जो टाइम आ गया ना, जो 25 वाले बच्चे हो, जस्ट गो थ्रू पास्ट पेपर्स, उसके अलावा कुछ करने का टाइम नहीं। एक बच्चा मुझे कहता है, सर मैं पास्ट पेपर कर लिए, तो मैं क्या, आप 2000 से ऑनवर्ड 2024 तक के 25 साल के पास्ट पेपर कर लें, आपके वैसे कानों से धुआं निकल जाएगा, पीछे कुछ बचेगी नहीं। इतना ज्यादा एक एक अगर एक प्लस पर पे 6 क्वेश्चन आए हुए हैं तो भाई वो बहुत है। यूटिलिटेरियनिज्म क्या है? यूटिलिटिज्म सिंपल वो ही है, हर चीज या हर वो एक्शन जो जिस खुशी दे, प्लेयर दे तो ठीक है, अगर पेन दे तो बुरा है। ठीक है, इसकी क्रिटिसिज्म में तो आप जा सकते हैं कि सर में भी कोई ऐसा एक्शन जो कि खराब हो, लेकिन वो प्लेयर दे रहा है किसी खास बंदे को, तो वो तो फिर जस्टिफाई हो गया, वो आप क्रिटिसिज्म में ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर सिंपल करें तो हर वो एक्शन, हर वो काम, हर वो लॉ, ये हर चीज के ऊपर एप्लीकेबल था। जो प्लेयर दे आपको वो अच्छा है, जो पेन दे वो बुरा है। यानी सीएसएस का डिले होना आप सबके लिए ठीक है, अच्छा है, प्लेयर दे रहा है। सीएसएस का टाइम पे होना बुरा है, जी पेन है। अच्छा, यूटिलिटेरियनिज्म को थोड़ा सा देख लेते हैं जी। यूटिलिटेरियनिज्म, इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं अकॉर्डिंग टू जेएस मिल। फिर हम बेंथम, फिर दोनों का कंपैरिजन लिखें। ये एक एथिकल थ्योरी है बेसिकली। ये क्या है, मैं पॉइंट्स इसके लिखवाऊंगा आपको ताकि आपको समझ आ जाए। इट इज अ एथिकल थ्योरी। अच्छा, इसका नेक्स्ट पॉइंट लिखें, एक्शंस आर राइट इन द प्रोपोर्शन एज दे, मैं डिफाइन भी कर देता हूं अकॉर्डिंग टू हिम। एक्शंस आर राइट इन द प्रोपोर्शन, यानी तब तक वो ठीक होंगे एज दे टेंड टू प्रमोट हैप्पीनेस, एज दे टेंड टू प्रमोट हैप्पीनेस। अच्छा, फिर लिखें रॉन्ग एज दे, रॉन्ग एज दे टेंड टू प्रोड्यूस रिवर्स ऑफ हैप्पीनेस। कमेंट करके लिखें रॉन्ग, गलत होंगे, एज दे टेंड टू प्रोड्यूस रिवर्स ऑफ हैप्पीनेस, या पेन आप क्या, रिवर्स ऑफ प्रोड्यूस रिवर्स ऑफ हैप्पीनेस।
ये जी बच्चों आपका यूटिलिटेरियनिज्म है कि एक्शन उस टाइम तक ठीक है जब वो प्लेयर उससे अचीव हो रहा है या उसका एंड रिजल्ट प्लेयर है। मतलब आप इस क्रिटिसिज्म में ये भी लिख सकते हैं हर एक्शन हर बंदे के लिए कैसे प्लेयर सेकिंग हो सकता है, तो ये क्रिटिसिज्म में आ जाएगा। और लिख लें, इसको कहते हैं दिस प्रिंसिपल ऑफन टर्म्ड ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस प्रिंसिपल। आपने कंफ्यूज नहीं होना, एक ही बात है, इसको ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस प्रिंसिपल भी कहते हैं। एक ही बात है बच्चों, अगर ये आ गया तो कंफ्यूज नहीं होना, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस प्रिंसिपल भी इसको यूटिलिटेरियनिज्म को कहा जाता है। आखिरी पॉइंट लिख लें, इट इज द कॉर्नर स्टोन ऑफ मिल्स एथिकल फिलोसफी। मतलब एक वो है, इट इज द कॉर्नर स्टोन ऑफ मिल्स एथिकल फिलोसफी। जो जो मिल था वो बेसिकली कि 19th सेंचुरी ब्रिटिश, थोड़ा सा बेसिक लिख भी ले, ब्रिटिश फिलोसफर था। 19th सेंचुरी ब्रिटिश फिलोसफर जो बच्चों इकोनॉमिस्ट भी था एंड सिविल सर्वेंट भी था। 19th सेंचुरी ब्रिटिश फिलोसफर, सिविल सर्वेंट एंड इकोनॉमिस्ट। अब हम इसको देखते हैं ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस प्रिंसिपल को। लिखें, मिल डिफाइंस हैप्पीनेस, मिल डिफाइंस हैप्पीनेस, कि मिल डिफाइन हैप्पीनेस एज प्लेयर एंड द एब्सेंस ऑफ पेन। खुशी क्या है, बल्कि आप इसको ऐसे समझाता है, वो कहता है मिल डिफाइन प्लेयर्स एज हैप्पीनेस, या सिंपल अगर करें तो एब्सेंस ऑफ पेन। आगे लिखें, द यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल असर्ट्स दैट, देखिए आप वो देखेंगे एक ही बात बार बार आएगी, यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल असर्ट्स दैट, यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल asserts that actions are morally right, actions are morally right. The utilitarian principle asserts that actions are morally right if they maximize overall happiness. If they maximize overall happiness or minimize suffering. दोबारा लिखें, the utilitarian principle asserts that actions are morally right if they maximize overall happiness and minimize suffering. And minimize suffering. हाँ, वो कहता है हैप्पीनेस एज प्लेयर एंड द एब्सेंस ऑफ पेन। आगे एक पॉइंट और लिखें, हायर एंड लोअर प्लेयर। ये भी आपको ना नजर आएगा, तो मैंने कहा क्यों ना इस पॉइंट को भी समझा दिया जाए। हायर एंड लोअर प्लेयर, अब वो किन को हायर कहता है और किन को लोअर। लिखें, मिल डिस्टिंग्विश बिटवीन हायर एंड लोअर प्लेयर, उनके दरमियान फर्क करता है। मिल डिस्टिंग्विशेस बिटवीन हायर एंड लोअर प्लेयर। अब लिखें, हायर प्लेयर सच एज इंटेलेक्चुअल एंड एस्थेटिक, हायर प्लेयर सच एज इंटेलेक्चुअल एंड एस्थेटिक परसूट्स। इंटेलेक्चुअल की जो होंगे ना प्लेयर या एस्थेटिक, उनको वो कहता है हायर प्लेयर होंगे। लेकिन हायर प्लेयर सच एज इंटेलेक्चुअल एंड एस्थेटिक परसूट्स आर कंसिडर सुपीरियर टू लोअर प्लेयर्स। और लोअर प्लेयर क्या है, लाइक फिजिकल ग्रेटिफिकेशन, उसको वो लोअर प्लेयर बोलता है। मैं दोबारा लिखें, कहता है हायर प्लेयर सच एज इंटेलेक्चुअल एंड एस्थेटिकल परसूट्स are considered superior than lower players like physical gratification। कहता है जो इंटेलेक्चुअल हैं प्लेयर्स वो फिजिकल ग्रेटिफिकेशन से हायर हैं।
यहाँ पे वो एक और चीज लिखे हैं, वो एक और अगला पॉइंट उसकी थ्योरी का, क्वालिटी, क्वालिटी ऑफ प्लेयर। नहीं, ये अगला पॉइंट है इसका, इसकी थ्योरी का, क्वालिटी ऑफ प्लेयर। ये कहता है प्लेयर सिर्फ ये जरूरी नहीं है कि प्लेयर किस पे ऊपर डिफाइन करेंगे हम, क्वालिटी पे। वो कहता है क्वालिटी ऑफ प्लेयर इज क्रूशियल फैक्टर इन डिटरमिंग मॉरल वर्थ। कि किस क्वालिटी का वो प्लेयर है, वो उसकी क्वालिटी क्या है, क्वांटिटी नहीं। कि वो अगर फॉर एग्जांपल 100 लोगों को प्लेयर दे रहा है लेकिन उसकी क्वालिटी वाइज वो वीक है, तो वो वीक होगा। अब लिखें, क्वालिटी ऑफ प्लेयर इज क्रूशियल फैक्टर इन डिटरमिनिंग मॉरल वर्थ। इसको फादर ऑफ फिलोसॉफिकल फादर ऑफ जेंडर राइट्स भी कहा जाता यस। है। एक एजुकेटिंग दोबारा लिखें, वो कहता है क्वालिटी ऑफ प्लेयर जो है इज अ क्रूशियल फैक्टर इन डिटरमिनिंग मॉरल वर्थ। कि उस एक्शन की मॉरल वर्थ क्या है, उसको डिफाइन करेंगे आप क्वालिटी ऑफ प्लेयर से। यहां वो देखिएगा, वो कहता है अ स्मॉल अमाउंट ऑफ हायर प्लेयर, जो कि क्या था, इंटेलेक्चुअल एंड एस्थेटिक। वो कहता है अ स्मॉल अमाउंट ऑफ हायर प्लेयर कैन ओवरवेट अ लार्ज अमाउंट ऑफ लोअर प्लेयर। वो कहता है अ स्मॉल अमाउंट ऑफ हायर प्लेयर, ब्रैकेट में लिख लें इंटेलेक्चुअल या एस्थेटिक, कैन ओवरवेट लार्ज अमाउंट ऑफ लोअर प्लेयर, ब्रैकेट में फिजिकल ग्रेटिफिकेशन लिख लें। जी जी, मेहमान आप लोग ही हैं मेरे। जी, स्लो स्लो। ओके, अब देखिएगा, स्मॉल अमाउंट, जी कोई बस नहीं, मैं बच्चों बार बार लिखवाता हूँ। लिखिए बच्चों, वो कहता है स्मॉल अमाउंट ऑफ हायर प्लेयर, ब्रैकेट में मैंने कहा लिखे हैं बच्चों, इंटेलेक्चुअल जिसको वो बोलता था, एस्थेटिक बोलता था। स्मॉल अमाउंट ऑफ हायर प्लेयर कैन ओवरवेट लार्ज अमाउंट ऑफ लोअर प्लेयर, फिजिकल ग्रेटिफिकेशन। इसको वो एग्जांपल देता है, कहता है द इंटेलेक्चुअल सेटिस्फेक्शन derived फ्रॉम रीडिंग अ ग्रेट बुक। वो एग्जांपल दे रहा है, बेशक एग्जांपल लिख लें ऊपर। एग्जांपल वो इसको कैसे समझाने के लिए देता है, कहता है द इंटेलेक्चुअल सेटिस्फैक्शन दैट derived फ्रॉम रीडिंग अ ग्रेट बुक। वो कहता है इंटेलेक्चुअल सेटिस्फैक्शन दैट derived फ्रॉम रीडिंग अ ग्रेट बुक may be more valuable than the pleasure of eating a delicious meal। इंटेलेक्चुअल, दोबारा लिखें, वो कहता है द इंटेलेक्चुअल सेटिस्फेक्शन दैट इज derived फ्रॉम रीडिंग अ बुक is may be more valuable than eating, shabash, than pleasure of eating a delicious meal। हाँ जी। लेकिन जो हमारा सिलेबस है, बाकी एग्जाम के लिए यूज और बेटर नहीं। अब हमारा जो सिलेबस है वो थोड़ा सा लिमिटेड है इस चीज के ऊपर, या फिर वी कैन लाइक थोड़ा सा आउट ऑफ द टेक्स्ट एंड जा सकते हैं आप, फर्दर। अगर आपके पास बच्चे टाइम है तो आप जरूर जाएं। देखें यही चीज आपको बाकियों से डिफरेंशिएट करेगी। क्योंकि ये तो पता है ना, इसको लाइक लोग इसके घर के बाहर पहुंच जाते हैं जिसको कर नहीं देते जो स्टूडेंट मेरे को अच्छा। इस फिलोसफर्स में सबसे ज्यादा जिसको बंदे को यूज हुआ है ना, हाँ जी। वो जॉन स्टुअर्ट मिल है। Because his philosophy was not only way ahead of his time, but he was talking about rights in a way that was absurd for the एक आपको और चीज जिसकी फिलोसफी में कहीं से पढ़ के नजर आ गई, वो है द प्रिंसिपल ऑफ इम्पार्शियलिटी। वो भी जरा मैं आपको करवाता हूँ, वो भी आप कर लें। लिखें द प्रिंसिपल ऑफ इम्पार्शियलिटी। इम्पार्शियलिटी, यस इसी का है ये। अच्छा, इसमें लिखें, वीडियो बंद हो गई है जी, 1 मिनट। अब द प्रिंसिपल ऑफ इम्पार्शियलिटी,
नाम बता रहा है कि जिसमें आप इम्पार्शियल रहेंगे, आप कह लें कि मिल आर्ग्यूज दैट डिमांड पार्शियलिटी। अच्छा, इसमें लिखिए इट रिक्वायर्स दैट, कर लेते हैं ताकि आपकी समझ आ जाए बच्चों। लिख we all individual happiness